नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए हम देखते हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम जैसे कि कैंसिल हो गया, हम सभी को पता है। और एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, अब इसका हमें किसी को नहीं पता कि कब एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग इसको रिवीजन के तौर पर चलते हैं, जो मैं अपने नोट्स को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से बस देखिएगा, इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हम लोग आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंडिया के तहत भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग पहले चलेंगे मैप पर, ठीक है, कि आखिर क्या रीज़न था ये लोग यहाँ आए, ठीक है। आइए देखते हैं, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। क्या दोस्तों, ये है वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप है ये। और ये है यूरोप, ये है यूरोप। एक सेकंड, थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, हाँ अब साफ दिख रहा है। ये है यूरोप, ठीक है। यहाँ से पहले लोग व्यापार करने के लिए स्थल मार्ग से भी भारत आते थे, तुर्की होते हुए, ठीक है, इधर से सऊदी अरब होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भी आते थे। और इधर समुद्री मार्ग से भी आते थे, जैसे कि एक मार्ग था इधर फारस की खाड़ी होते हुए, ठीक, या गुजरात चले जाएं, यहाँ भी जाते थे, ठीक है। और एक मार्ग था लाल सागर, जिसको कहते हैं रेड सी, यहाँ से भी आते थे लोग व्यापार करने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये लोग एक नए समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू कर दिए। इसके पीछे का कारण ये था क्योंकि यहाँ पे तुर्की जो है, तुर्की यहाँ पे एक ऑटोमन साम्राज्य कुछ समय बाद स्थापित हो गया और यह धीरे धीरे यूरोप को भी कब्जा करने लगा, ठीक है। इसका साम्राज्य का इतना विस्तार हुआ कि इन्हें यहाँ से भागना पड़ा, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये था कि ये लोग तो आते थे दो मार्ग से, एक तो रेड सी से आते थे और एक फारस की खाड़ी से आते थे। तो यहाँ का रीज़न था रेड सी में आने में बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता था। पहला ये क्योंकि यहाँ पे धुंध और कोहरा छाया रहता था, जिस वजह से जहाज़ों से इन्हें साफ दिखाई देता नहीं था। और दूसरा रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे चट्टानें पाई जाती थी, जिस वजह से इन्हें उथल पुथल आने में वो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और एक इधर से आने का ना रीज़न है क्योंकि जब तुर्की का यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हो गया, ठीक है, तो यहाँ से पहली बात तो फारस की खाड़ी से भी नहीं आने देगा और स्थल मार्ग से भी नहीं आने देगा, जिस वजह से इन्हें एक नए समुद्री मार्ग की आवश्यकता पड़ना शुरू हो गई। आपको मैं बता दूं कि यूरोप में एकमात्र इटली ही ऐसा था राज्य जो यहाँ से व्यापार करता था। और इसके प्रभाव को देखकर, इसके मतलब लाभ को देख करके बाकी के देशों को भी यह चीज़ें खलती थी कि हम भी भाई किस तरह से व्यापार करें। लेकिन मजबूर थे, जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑटोमन साम्राज्य था और इनको मार रहा था और ये आने भी नहीं देगा। और एक रीज़न ये भी था, यहाँ से आने का लूट का खतरा था, ठीक है। बहुत सारे रीज़न थे, बट आइए हम चल देखते हैं कि आखिर यहाँ भारत में आने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, ठीक है। अब देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1486 में पुर्तगाली नाविक जो था बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ से आया, चलना शुरू किया और यहाँ पे अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पे यहाँ पे पहुँचा। केप ऑफ गुड होप पे पहुँचने के बाद यहाँ से फिर ये पुनः वापस लौट गया, क्योंकि भारत यहाँ है और यहीं से लौट के वापस चला गया, ठीक है। उसके बाद 1492 में, ठीक है, 1492 ईस्वी में कोलंबस जो था, कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में, ये जो अटलांटिक महासागर है, ठीक है, अटलांटिक महासागर में जोखिम भरे रास्तों को होते हुए इस तरह से ये पहुंच गया उत्तरी अमेरिका। कहा कि पश्चिम की तरफ जो है इंडिया है, लेकिन ये तो था उत्तर अमेरिका। 1492 से लेकर के 1498 तक इसी को लोग इंडिया समझ रहे थे, उत्तर अमेरिका को। फिर कुछ दिन बाद 1498 ईस्वी में यहाँ से वास्को डिगामा चला। वास्को डिगामा यहाँ पहुँचा आसान द्वीप पे, केप ऑफ गुड होप, जिसकी खोज पहले ही कर चुका था कौन, बार्थोलोम्यू डियाज 1486 में। अब यहाँ पे आया, यहाँ पर एक इसको मिला अब्दुल मजीद नाम का एक मछुआरा जो गुजरात का व्यापारी था, ठीक है। उसकी सहायता से यहाँ से होते हुए सीधा हिंद महासागर में प्रवेश करके ये पहुँचा केरल के कालीकट बंदरगाह पे। केरल की कालीकट बंदरगाह पे पहुँचने के बाद जब यहाँ पहुँचा तो इसका स्वागत यहाँ के शासक जमोरिन, क्या कहते हैं इसको, जमोरिन,
यहाँ जमोरिन नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, ये जमोरिन एक शासक यहाँ के कहते थे। यहाँ के लोग जैसे दिल्ली का सुल्तान होता था, बंगाल में लोग नवाब कहते थे, ठीक है, अवध का भी नवाब होता था, उसी तरह से यहाँ के शासक को हम लोग जमोरिन कहते थे, वहाँ के लोग, तत्कालीन लोग, ठीक है। तो उसके बाद इसका भव्य स्वागत किया, लेकिन वहाँ पे पहले से ही व्यापारी थे अरब के जो इसका विरोध भी कर रहे थे। उसका विरोध कर, किसका, वास्को डी गामा का विरोध कर रहे थे कि आप इसको बोल दीजिए वापस चला जाए, क्योंकि उन्हें भी तकलीफ़ थी, क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ पे पहले से व्यापार कर रहे थे और एक नए व्यक्ति के आगमन होने से उन्हें डर था क्योंकि उनके बिजनेस में भी लॉस होगा, क्योंकि कंपटीशन होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया कि यहाँ से ये मसाले लोड किया और लोड करके यहाँ सीधा पहुँचा अपने देश पुर्तगाल। पुर्तगाल पहुँचने के बाद यहाँ से जितने मसाले ख़रीदा था, इस मसाले को उसने जब बेचा, उसे जितने आने जाने में खर्च थे उससे 60 गुना, उसको छोड़ करके 60 गुना मुनाफा कमाया। क्या कमाया? 60 गुना मुनाफा कमाया। और इस तरह से देखते देखते पुर्तगाली, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस, इस तरह से करते एकाएक सभी लोग भारत की तरफ मूव करना शुरू कर दिए व्यापार के पर्पज़ से, ठीक है। तो आपको इतनी कहानी समझ में आई। अब चलते हैं हम लोग अपने पीडीएफ पे, ठीक है। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है, कि इनके हमारे एग्जाम में पूछता है कि जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरह से हुआ है, ठीक है। जो भारत की यूरोपीय कंपनी है उनका आगमन का क्रम पूछता है कभी कभी, और इनकी स्थापना किस तरह से हुई थी ये भी क्रम पूछता है। तो इसमें एक ट्रिक है, पेड कर दे फीस, जिसमें कर जो है साइलेंट है, ये पूरा छाया हुआ है, सभी लोग यही भाई ट्रिक बताते हैं, तो मैं भी इसी को आपको बता रहा हूँ, दूसरा क्यों ट्रिक बनाए इसमें है। पहले से जब खोजी हुई है तो हम भी चलते हैं वास्को डी गामा के नक्शे कदम पे, बार्थोलोम्यू डियाज जैसे वहाँ पहुँचा था उसके रास्ते, उसकी मदद से वहाँ भी पहुँच गया वो भी, हम भी इसी तरह चलेंगे। तो यहाँ पे भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का जो मतलब क्रम है, इसको समझने के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा। इसका ट्रिक है पेड कर दी फीस, यानी पी से हुआ पुर्तगाल, ई से हुआ इंग्लैंड, डी से हुआ डच, और कर जो है यहाँ पे साइलेंट है, और डे से हुआ डेनिश, और फी से फ्रेंच, और स से स्वीडिश, ठीक है। ये है अपने मतलब भारत में आने का यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम, ठीक है। अब आगमन का क्रम क्या है उसको देखते हैं पहले, इसको ध्यान से देखिएगा, बस कुछ नहीं है, सिंपल है। इसमें आप बस कुछ मत कीजिएगा, इंग्लैंड है इसको बस यहाँ पे डच को कर दीजिए, डी को उठा के यहाँ कर दीजिए, ई डी है ना, डी के बाद अल्फ़ाबेट के बाद ई आता है, तो ई यहाँ पे पहले है, बस उठा करके यहाँ कर दीजिए, क्रम से कर दीजिएगा, बस बाकी सब चीज़ें ऐसी सेम है। यहाँ का बस इसको करना है, बाकी इसको मत करिएगा अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से, सिर्फ ये वाले करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे भारत में कौन आया था? तो पुर्तगाली आए थे, डच आए थे उसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए थे, चौथे पे डेनिश यानी डेनमार्क वाले, फ्रांस, उसके बाद स्वीडिश वाले आए, स्वीडन वाले आए थे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इनके एक स्थापना का क्रम डेट क्या है, कभी कभी ये भी पूछता है, ठीक है। इसमें है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हमारे पास पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली आए थे, माफ़ कीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी किस कंपनी का नाम था, ठीक है। और यहाँ का जो इनका संघ था जिसको कहते हैं स्टार्डो दा इंडिया, ठीक है, उन्होंने अपनी स्थापना 1498 ईस्वी में की थी। पुर्तगाली आए थे, मतलब इनकी कंपनी की स्थापना का क्रम है ये। और ब्रिटिश की कंपनी का स्थापना हुआ था 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। आए तो पहले थे डच, लेकिन इन्होंने अपनी कंपनी को स्थापित नहीं की थी, सबसे पहले आए थे लेकिन ये चले गए थे इंडोनेशिया पहले, ठीक है, लेकिन कंपनी इनकी बाद में स्थापना हुई थी, ठीक है, 1602 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। ब्रिटिश आए थे 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है डच, इनकी कंपनी की स्थापना की डेट है 1602 ईस्वी में। उसके बाद आए थे डेनिश यानी डेनमार्क, इनकी कंपनी डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1616 ईस्वी में। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1664 ईस्वी में। ध्यान करने वाली बात यह है कि यही एकमात्र कंपनी थी जो सरकारी थी, ठीक है, वहाँ के शासक लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना। और यह स्वीडिश, बाकी सभी प्राइवेट कंपनियां थी, सिर्फ यही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो सरकारी थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना हुई थी 1731 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, पुर्तगाली को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम लोग पढ़ने वाले हैं पुर्तगालियों को, ठीक है। ये पुर्तगाली क्या क्या किए थे हमारे इंडिया में आके। तो 17 मई 1498, ये डेट याद रखिएगा, 17 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केरल के कालीकट पहुंचा था, ठीक है। कहाँ पहुंचा था? केरल के कालीकट पे पहुंचा था। इनके आने का कारण कई था। पहले तो इनका दो कारण था।
समझने का प्रयास कीजिएगा। एक था आर्थिक कारण, क्या था? एक था आर्थिक कारण और दूसरा था धार्मिक कारण। ये अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे, ठीक है, और दूसरा आए थे व्यापार करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो 17 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। और आपको ये मैं कहानी पहले ही बता चुका हूँ मैप के माध्यम से। वहाँ का शासक जमोरिन ने वहाँ का इसका बहुत ही स्वागत किया। और केप ऑफ गुड होप से मैंने बताया था कि अब्दुल मजीद नाम की सहायता से इसने यहाँ पे आया था और 60 गुना मुनाफा कमाया था मसालों का। ये सब बातें आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब देखते हैं 1502 ईस्वी में। देखिए अभी क्या कर रहे हैं, अभी इसको रेगुलेट करने के लिए अब धीरे धीरे अब देखना ये अपने गवर्नर को भेजना शुरू करेंगे। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर भारत आया, वापस आया था दोबारा, ठीक है। और इससे पहले भी 1500 ईस्वी में मैं इसको लिखा नहीं हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अलग से। 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैब्रल, क्या नाम था उसका? अल्वारेज, ये मैं अलग से बता दे रहा हूँ, अल्वारेज कैब्रल। लिखने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, थोड़ा सा मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूँ तो। अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत आया था और ये भी मसाला लेकर पुर्तगाल पहुंचा था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और मैंने बताया 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगाल की प्रथम फैक्ट्री, कोचीन में, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा एक सेकेंड, कोचीन में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री, यह है भारत, जैसे हम लोग भारत का भी मैप बना दे रहे हैं, यह है केरल। यहाँ पे कोचीन में इसने क्या किया, एक फैक्ट्री की स्थापना कर दी, ठीक है, फैक्ट्री स्थापित की और प्रथम पुर्तगाली बस्ती इसी को बसाई थी इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोच्चि का किला जीत लिया, ठीक है, कोच्चि का किला जीत लिया। उसके बाद देखते हैं अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। 1505 ईस्वी में 1505 में पुर्तगाल ने फ्रांसिस डी अल्मोड़ा को गवर्नर नियुक्त करके भेजा। जैसा मैंने पहले बताया कि ये लोग अपने व्यापार को जैसे जैसे आगे बढ़ाए तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक गवर्नर की ज़रूरत पड़ी ताकि वो इन पर नियंत्रण कर सके और व्यापार को ये लोग अच्छे से सुचारू रूप से संचालित कर सके। तो 1505 ईस्वी में पुर्तगाल ने फ्रांसिस डी अल्मोड़ा को गवर्नर के रूप में नियुक्त करके भेजा। कहाँ? इंडिया में। लेकिन इसे वास्तविक गवर्नर नहीं कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत कोई ख़ास काम नहीं किया था, ठीक है। आइए देखते हैं। यह ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, ठीक है। ये क्या लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी, जैसा कि मैं आपको बता दूं। और यह हिंद महासागर पर कब्जा के लिए तथा नेवी को मजबूत करने के लिए बनाया था। जैसे ये है अपना इंडिया और ये अपना हिंद महासागर। ये लोग इतने बदमाश थे कि देश हमारा, देखिए हमारे शासकों में पहले एकता नहीं थी क्योंकि यहाँ का अगर कोई शासक, मान लीजिए कर्नाटक का कोई शासक है, यहाँ पे कोई मान लीजिए बंगाल कोई शासक है, ठीक है, या अवध का कोई शासक है, यहाँ पे इसका कोई विरोध नहीं करते थे क्योंकि इन्हें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं थी। कह रहे थे हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी, या तो यहाँ पे दिक्कत हुई। अब देखो कैसे कैसे इन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं लोग। यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्टो द इंडिया नाम की, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई इन्होंने। इस पॉलिसी के तहत ये क्या करते थे, यहाँ से जो भी जहाज़ जाता था, माफ़ कीजिएगा ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं बना रहा हूँ ड्राइंग, नाव बना पाता हूँ। यहाँ से जो भी जहाज़ जाती थी उससे ये लोग कार्तिन नामक का टैक्स लेते थे। ये देखो इनकी बदमाशी। पहले तो आए थे व्यापारी बन के बड़ा बढ़िया से, अब देखो कार्तिन नाम का टैक्स भी ले रहे हैं। ये कार्तिन नाम का टैक्स भी वसूलते थे लोगों से। और बंगाल की खाड़ी को ये लूट का अड्डा बना दिए थे। जो बंगाल की खाड़ी है इसको लोग लूट का अड्डा बना दिए थे क्योंकि देखिए पहले समझते हैं। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा बना लिया था क्योंकि नेवी संबंधित सभी सुधार ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अल्मोड़ा ने कर दिया था। अब देखिए कितना एडवांस है लोग हैं। इसने स्टार्टो इंडिया नामक नेवी बना, मैंने पहले बता दिया आपको। जो जहाज़ हिंद महासागर से गुजरता था उससे ये कार्तिन नामक टैक्स वसूलते थे। मैंने इसे भी पहले बता दिया। जो टैक्स नहीं देते थे ये उनका जहाज़ लूट लेते थे। देख रहे हैं ये उनका जहाज़ ही लूट लेते थे। मुग़ल बादशाह को भी यह टैक्स देना होता था। सोचिए कि मुग़ल बादशाह भी इसे छूते नहीं रहे थे क्योंकि आपको भी पता है 1526 में भारत में मुग़ल सत्ता स्थापित हो गई थी।
क्योंकि भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, 1498 ईस्वी में आए थे और ये 1961 में इंडिया छोड़ करके गए हैं। यानी सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए थे बदमाश लोग। ठीक है, तो ये मुगल बादशाह को भी टेक कार्तिक नामक देना पड़ता था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब ये दूसरे गवर्नर को भेजेंगे। 1509 ईस्वी में पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क भारत आया। ठीक है, और अल्बुकर्क को ही पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अल्बुकर्क को क्यों कहा जाता है पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक? क्योंकि इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया था और उसकी किलेबंदी भी कराई थी और बहुत सारे सुधार किए थे। ठीक है, और ये जो था इसको कहते हैं हम लोग अल्बुकर्क का, इसको वास्तु कोचीन जो गोवा अपनी, इसने कोचीन को अपनी गोवा राजधानी बनाई, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये कोचीन को अपनी राजधानी बनाया था, नीनो डी कुन्हा बनाया था, मैं याद करने में भूल रहा था। आइए देखते हैं। तो अल्बुकर्क को ही वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। इसने बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए, देखो क्या कर रहा है कलाकारी, पुर्तगाली की संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए पुर्तगालियों को प्रेरित कर दिया। यहाँ पे जो पुर्तगाली थे, यहाँ पे इनकी संख्या कम थी और यहाँ की संख्या बढ़ाने के लिए इसने क्या किया कि पुर्तगालियों को कहा कि आप लोग यहाँ की भारतीय महिलाओं से शादी कीजिए ताकि हमारी यहाँ संख्या बढ़े, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होंगे तो यहाँ पे भारी पड़ेंगे। ठीक है, अब अल्बुकर्क ने 3G पॉलिसी लाई, सिद्धांत दिया। 3G पॉलिसी क्या सिद्धांत था इनका? पहला था गॉड यानी ईसाई धर्म का प्रचार करना। एक गॉड, जी का मतलब है धन कमाना, गोल्ड का, और जी मतलब ग्लोरी। एक है गोल्ड ग्लोरी। गोल्ड का मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करना, गोल्ड का मतलब धन संपदा कमाना, और ग्लोरी का मतलब यश, ख्याति या शोहरत प्राप्त करना। इसकी पॉलिसी थी, देख रहे हो। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पीडीएफ को हम। उसके बाद ये तीसरा तो सिर्फ कहने के लिए है, मैं इस पर लिख दिया हूँ, लेकिन वास्तव में तीसरा पुर्तगाली गवर्नर जो था ना, थर्ड, वो वास्को डी गामा खुद बन करके आया था। ठीक है, वास्को डी गामा ही था तीसरा गवर्नर। लेकिन हम लोग क्यों इसको तीसरा कहते हैं? क्योंकि उसने कोई खास काम नहीं किया था यहाँ पे आने के बाद। ठीक है, वास्को डी गामा ने, और ये चौथा था। यहाँ पे आप संशोधन कर लीजिएगा करना हो तो, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है पीडीएफ में। आप नीनो डी कुन्हा जो था, ये राजधानी गोवा को स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि जो गोवा जीता था किसने? अल्बुकर्क ने उसको ये राजधानी बना दिया। ठीक है, और नीनो डी कुन्हा पुर्तगाल का तीसरा गवर्नर था इसलिए क्योंकि इसने वास्तविक मतलब रूप से कुछ कार्य किए थे इसने आकर के। हालांकि अगर क्रम में देखा जाए तो चौथा था। कौन था? मैं बताया अभी कि मतलब वास्को डी गामा था 1524 से लेकर के, मैं डेट भी लिख देता हूँ, 1524 से लेकर के 1529 तक ये भारत का गवर्नर, मतलब पुर्तगाल का गवर्नर था यहाँ पे बना हुआ। और 1529 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसका जो मकबरा यानी इसकी कब्र है वहीं पे है, गोवा में ही है अभी भी। आप जाएंगे कभी घूमने तो देखिएगा। तो इसने नीनो डी कुन्हा जो पुर्तगाल का तीसरा गवर्नर था, इसने दमन और दीव को भी जीत लिया था। क्या किया? ये दमन और दीव को जीत लिया। ठीक है, और वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित कर दी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड को स्क्रॉल करता हूँ और आगे देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू और आलू की खेती प्रारंभ की थी। और कौन कौन से इन्होंने कार्य किए थे, इनकी देन क्या, मैं आपको गिना देता हूँ। इन्होंने 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में तंबाकू की खेती मतलब शुरुआत की थी, और उत्तर भारत में शाहजहाँ ने की थी। और इनकी देन देखिए, भारत में पपीता, अनानास, काजू हुआ, बादाम हुआ, चाहे लीची हुई, मूंगफली हुई, शकरकंद हुआ, आलू हुआ, संतरा हुआ, ये सब पुर्तगाली ही भारत में लाए थे। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे इसकी खेती वगैरह नहीं होती थी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, हालांकि कहीं एग्जाम में पूछ न दे, यूपीएससी वगैरह में पूछता है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, पुर्तगाली भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया से अंततः व्यापार करना अच्छा समझा, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज ज़्यादा हावी होने लगे थे। तो अंग्रेज, आपको पता है कि 1600 ईस्वी में समथिंग आ गए थे। 1600 ईस्वी में स्थापना हुई। 1608 ईस्वी में आपको बता दूँ कैप्टन हॉकिंस आया था भारत में जहांगीर के पास। उसमें उसके पास अंग्रेज का पत्र, उसका अकबर का पत्र था।
वहाँ का जेम्स प्रथम जो था वहाँ का राजा भेजा था अकबर के नाम पे, लेकिन अकबर तब तक जीवित ही नहीं था, अकबर तो मर चुका था। तो यहाँ पर ये इंडोनेशिया को ज़्यादा ही प्रेफर करते थे व्यापार करने के लिए। और इनका एक और रीज़न था क्योंकि कैथरीन जो थी यहाँ की राजकुमारी पुर्तगाल की और चार्ल्स दी थी, इसकी शादी हो गई थी 1661 ईस्वी में, 1661 में, और इसको दहेज बम्बई बंदरगाह दिया था। इस वजह से इनके रिश्तेदार हो गए, अब कहे भैया हम यहाँ पे रहना अच्छा नहीं है, चलो चलते हैं हम लोग, ठीक है इनको व्यापार करने दो, क्योंकि तो जीजा साले की वाला रिश्ता हो गया इनके पास, रोटी बेटी वाला। आइए देखते हैं। उसके बाद हमारे देश में आई थी, हमारे भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1602 ईस्वी में आई थी। डचों ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम, ये जो भारत है यहीं पे मछलीपट्टनम, ठीक है, यहाँ पे मछलीपट्टनम, क्योंकि आप देखेंगे ये जितने भी थे बदमाश सभी, ये सभी समुद्र किनारे ही अपनी व्यापारी कोठी स्थापित करते थे। और उसके बाद यहाँ पे पुलिकट में भी हमें दूसरी व्यापारी कंपनी स्थापित की थी। आइए देखते हैं। पहली तो इन्होंने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित की थी। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ये बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले डच लोग भी इंडोनेशिया पे ही आए थे, लेकिन बाद में यहाँ पे भारत में इन्होंने व्यापार शुरू किया। उसके बाद ये भी इंडोनेशिया ही चले गए थे, लेकिन पहले इसको देखते हैं हम लोग। डचों ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारी कोठी स्थापित की थी, और उसके बाद दूसरी जो थी पुलिकट में, ठीक है, और तीसरी थी सूरत में, ठीक है, ये है भारत का मैप, ठीक है, यहाँ पे सूरत में स्थापित की थी, ठीक है। और उसके बाद 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह हरा दिया था, ठीक है। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। आप जब उसमें पीछे पढ़ाऊँगा मैं आपको, क्योंकि मॉडर्न इंडिया है, एक यूरोप की आगमन के हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे ना मराठा तो उसमें ये सब आएंगे, ठीक है। उसमें भी कर्नाटक युद्ध होगा इनसे, फ्रांसीसियों से, उसमें टुप्ले की नीति वगैरह समझेंगे हम लोग, ठीक है। अभी फिलहाल में हम लोग इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड थोड़ा अब ठीक है। और इनके व्यापारी कोठियों पर अंग्रेजों ने क्या किया, अंततः कब्जा कर लिया। और डच जो थे नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे ये? नीदरलैंड या हॉलैंड, उसको भी कहा, हॉलैंड भी कहा जाता है नीदरलैंड को, ठीक है। ये वहाँ के निवासी थे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने अपनी पहली व्यापारी कोठी केरल के त्रावणकोर में स्थापित की थी। ये है त्रावणकोर, ये है त्रावणकोर यहीं पे, ठीक है। और यही त्रावणकोर है जहाँ पे मूलाक्रम नाम का टैक्स लिया जाता था महिलाओं से, दलित महिलाओं से स्तन ढकने के लिए, ठीक है। यही हमारा भारत देश महान है, वाह क्या बात है। दूसरी कोठी इन्होंने श्रीरामपुर, यहाँ पे से रहेगा श्रीरामपुर, बंगाल के, एक मिनट, श्रीरामपुर, रामपुर नहीं है, श्रीरामपुर, रामपुर भी कहते हैं उसको, लेकिन एक्चुअल नाम इसका श्रीरामपुर ही था। श्रीरामपुर में इन्होंने दूसरी व्यापारी कोठी बंगाल में ही स्थापित की थी। 1645 ईस्वी में डेनिश अपनी सभी व्यापारी कोठी अंग्रेजों को बेचकर चले गए, क्योंकि इनका ज़्यादा कोई विस्तार था नहीं, इन्होंने यहाँ से जाना ही उचित समझा है। अब देखिए किस तरह से अंग्रेज ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, कैसे उभर करके सामने आती है। उसके बाद आती है 1664 ईस्वी में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग हालांकि आए तो अंग्रेज ही थे पहले, 1600 को मुझे पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो कई सारे काम किए और वो आज़ादी तक थे। उनका काफ़ी ज़्यादा लंबा कार्यकाल है, उसको हम लोग इकट्ठे पढ़ेंगे। आपको क्रम समझा दिया हूँ आगमन का, और कंपनी की स्थापना होने के भी क्रम को समझाया हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले ये छोटे छोटे पहले इसको हम लोग निपटा लेते हैं, फिर अंग्रेजों को हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वें, मैंने बताया ना आपको कि लुई जो राजा था वहाँ का, लुई 14वें के समय हुई थी। यह एकमात्र सरकारी कंपनी थी, और यह अपनी पहली व्यापारी कोठी सूरत में 1669 ईस्वी में खोले थे, ठीक है। कब खोले थे? 1669 ईस्वी में, ओके। ये अपनी पहली व्यापारी कोठी सूरत में खोली। और दूसरी जो थी मछलीपट्टनम, इसको मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये है अपना भारत, यहीं पे इन्होंने मछलीपट्टनम में समुद्र किनारे खोले ताकि व्यापार कर सके। इनका बस एक ही रीजन था कि उसमें समुद्री मार्ग की खोज हुई थी, और जितने भी बंदर इनकी व्यापारी कोठी होती थी, वो अक्सर करके ये लोग समुद्र के किनारे यहीं पे आसपास खोदते ही रहते थे, ताकि यहाँ से इनको माल को लाएं और यहाँ से लोड करके सीधा जहाज़ से अपने देश में भेजा जा सके आसानी से। इनका यही काम था बस। और दूसरी कोठी मछलीपट्टनम मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद इन्होंने पांडिचेरी की स्थापना बीजापुर के शासक से अनुमति लेकर किए थे, ठीक है, 1773 ईस्वी में। और इसके पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। यही यहाँ का पांडिचेरी का पहला गवर्नर था। कौन था? ये फ्रांसिस मार्टिन, जो यहाँ का फ्रांस का पहला ही, मतलब ये पांडिचेरी का पहला गवर्नर था। और इसी ने ही फ्रांसिस मार्टिन है, यही बीजापुर के शासक से अनुमति लेकर के
पांडिचेरी शहर की स्थापना की थी। आज भी आप जाएंगे तो पांडिचेरी में आज भी फ्रेंच कलर, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये इंडिया है। वहाँ पे इतना एडवांस लोग मतलब विकास किया इन्होंने और इतना तरीके से वहाँ पे बसाया इन्होंने, और आज भी मतलब विकास हुआ उसका। लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हैं, ऐसा लगेगा कि आप फॉरेन में हैं। वहाँ पे पूरा फॉरेनर ही कल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रांसीसी का कल्चर वहाँ बिल्कुल अपना लिया है बिल्कुल लोगों ने। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेस 1742 ईस्वी में भारत में फ्रांस का गवर्नर नियुक्त हुआ था, ठीक है। और इसी के समय कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था। कितने हुए थे? 3 युद्ध इसके समय में। हम लोग उसको अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल में अभी हम लोग यहीं पे फोकस करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने टॉपिक से भटकना नहीं चाहते हैं। 1760 ईस्वी के वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को बुरी तरह हराया। फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने 1760, देखो 1759 में वेदरा के युद्ध में उन्होंने डचों को हराया, 1760 में वांडीवास का युद्ध हराया, ठीक है। वांडीवास के युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों ने किसको हराया? फ्रांसीसियों को हरा दिया बुरी तरह से। उसके बाद फ्रांसीसी 1956 ईस्वी में भारत छोड़कर चले गए। 1956 ईस्वी में चले गए थे, क्योंकि ये भी 1956 में गए थे, लेकिन उस समय थे, लेकिन बस अपना टिप टाप अपना व्यापार करते रहते थे। सबसे ज़्यादा वर्चस्व था तो वही अंग्रेजों का था। अब देखते हैं हम लोग स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने कोई खास काम नहीं किया, ये अपना विस्तार भारत में अधिक नहीं कर सके। अब भारत से बेचारे भी चले गए। इसकी कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। आइए लो भाई अब पढ़ते हैं इसको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये भी बदमाश लोग, पहले सुनिए, ये भी इंडोनेशिया गए थे, सुनकर हैरानी होगी। इनकी कंपनी की पहली यात्रा इन्होंने 1601 ईस्वी में कब की थी? 1601 ईस्वी में इनकी कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए सर्वप्रथम, ठीक है। पहले 1601 ईस्वी में ये भी इंडोनेशिया भग गए थे। आपको मैप पे दिखा दूँ इंडोनेशिया है कहाँ पे, एक सेकेंड देखते हैं कि ये है इंडोनेशिया, है ना, ये इंडोनेशिया। यहीं पे पहले ये भी आ गए थे। ये है भारत अपना, ठीक है। चलते हम लोग अपने PDF पे। तो कहाँ थे? हाँ, यहाँ थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में थी। और पहली व्यापारी कोठी इन्होंने भी सूरत में खोली थी, लेकिन मतलब इनकी व्यापारी कोठी थी अस्थायी थी। क्या थी? अस्थायी। इसको ध्यान से याद रखिएगा, UPSC में पूछेगा क्वेश्चन, पूछा भी था। इन्होंने 1608 ईस्वी में, आपको पता है कि कैप्टन हॉकिंस भारत आया था, और सबसे पहले सूरत में आ करके, मैं मैप बनाता हूँ भारत का रफली एक, यहाँ सूरत में आने के बाद यहाँ से सीधे आगरा गया था, क्योंकि उस समय मुगल की राजधानी आगरा थी। शाहजहाँ दिल्ली लेकर के आया था। आगरा पहुंचकर ये वहाँ पर उससे व्यापारिक छूट मांगने की प्रयास की थी, लेकिन यहाँ पर इसके राज दरबार में पुर्तगालियों का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। अब पुर्तगालियों के विरोध करने के बाद वहाँ पर व्यापारिक कोई सी प्रकार की छूट नहीं पाई थी, और जो कोठी स्थापित किया था इन्होंने सूरत में, उसको भी इन्होंने उस पर रोक लगा दी थी जिस समय, ठीक है, 1608 ईस्वी में। अब आगे हम लोग देखते हैं। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय मुगल शासक अकबर था, ठीक है। क्योंकि जिस समय मुगल, ये 1600 यानी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी की इसकी बात हो रही है। आप 1608 को मत समझिए, 1605 में तो अकबर मर गया था, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर ले लिया और वहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाना प्रारंभ किया, ठीक है। आपको बता दूं, जिस समय वो कैप्टन हॉकिंस पहुंचा था यहाँ पे आगरा के पास, तो उसको, जो कैप्टन हॉकिंस था, उसको तुर्की और फारसी का बहुत अच्छी जानकारी थी, वो भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान ज्ञाता था, और वहाँ पर जाकर के फारसी में बात किया, किससे? जहांगीर से। और जहांगीर से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था, और 400 मनसब भी इसको दिया था, ठीक। एक्स्ट्रा फैक्ट था, उसको बता दिया आपको। हिस्ट्री में थोड़ा जब मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा आपको, जाएगा खूब, ठीक है। तो उसके बाद 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूरी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री भी स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में, कहाँ पे? यहीं पे मसूलीपट्टनम में। 1611 में इन्होंने एक और फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में। ये तो 1608 में सूरत खोली थी, लेकिन अस्थायी थी, ठीक है। और अब आगे देखते हैं। 1639 ईस्वी में ब्रिटिश, ये तो बता ही दिया आपको, सेंट जॉर्ज का किला उन्होंने बनाया था। अब आगे देखते हैं। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल की हुगली में अपनी व्यापारी कोठी खोली
और 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ पुर्तगाली पढ़ाते समय, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया और पुर्तगाली ने बम्बई बंदरगाह अंग्रेजों को दे दिया। और मात्र ये जो ब्रिटेन का राजकुमार है चार्ल्स द्वितीय, इसने मात्र 10 पाउंड समथिंग, हाँ आई थिंक 10 पाउंड, मैं याद कर पा रहा हूँ कि 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने दे दिया था, पट्टे पर यानी भाड़े पर, सॉरी मतलब हाँ किराए पर दे दिया था इसने। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। और 1698 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का इन्होंने निर्माण करना शुरू किया था। ठीक है, 1698 ईस्वी में, जिसका विरोध तत्कालीन शासक सिराजुद्दौला ने किया था और उसी के विरोध करने के लिए ही, उसी के कारण इन्होंने प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी का इन्होंने अंग्रेजों ने उससे लड़ा था, जिसमें मीर जाफर ने गद्दारी करके उसे धोखे से मरवा दिया था। और यहीं पे काल कोठरी घटना हुई थी इसी कारण, क्योंकि जब मना किया नहीं माने, बस इनको पकड़ करके 146 लोगों को पकड़ के 146 लोगों को पकड़ के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से जिंदा मात्र सुबह में 23 बचे थे। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कलकत्ता शहर की स्थापना जॉन चेरनॉक ने, जॉब चेरनॉक होगा यहाँ पे, कौन हो, जॉब चेरनॉक ने स्थापना की थी। गोविंदपुर, आपको बता दूँ, बंगाल के 3 जिले लेकर, मतलब 3 स्थानों को लेकर के, गोविंदपुर और सूतानती और कालीकता, जिसको कलकत्ता भी कहते हैं, मिला करके इसने कलकत्ता शहर की एक स्थापना की थी। ठीक है, कौन किया था, तो जॉब चेरनॉक ने किया था। अब आगे देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्थान के प्रमुख कारण और परिस्थितियाँ क्या थी, इनके यहाँ पे विकसित होने की तमाम तरह की परिस्थितियाँ इनकी अनुकूल होती कैसे गई। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर से अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापारिक छूट प्राप्त कर ली, जिसे अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दरअसल हुआ यह था, 1717 ईस्वी में ये फर्रुखसियर था ना, इसको चेचक हो गया था। क्या हो गया था, चेचक हो गया था, और जिसमें अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन साथ में आया था और इसका इलाज किया था। और जैसे ये ठीक हुआ और ये प्रसन्न होकर के बंगाल में कई व्यापारिक छूट इसने प्रदान कर दी, और इसी को कहते हैं हम लोग अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा। बहुत बड़ी इसने छूट प्राप्त की थी, वहाँ पर की थी इन्होंने। और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जीता इन्होंने। ठीक है, जो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव की युद्ध हुआ था। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिस समय अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो और तिलकुट सेना शाह आलम द्वितीय मुगल शासक और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद था, इन तीनों को, तिलकुट सेना को इसने हराया था। 12 अगस्त 1665 को इलाहाबाद की संधि हुई और 16 अगस्त 1665 ईस्वी को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी, जिसमें इस संधि के तहत बंगाल, यह है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल में राजा सिताब राय को नियुक्त किया अंग्रेजों ने, मोहम्मद रजा खान को बंगाल में टैक्स वसूलने के लिए नियुक्त किया। और जो राजा सिताब राय बिहार के क्षेत्र में इनको टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी, और उड़ीसा में राजा दुर्लभ राय, यही राजा दुर्लभ राय जो उसका वित्त मंत्री था, किसका, सिराजुद्दौला का। ये जितने चमचागिरी किए थे इनको बढ़िया बढ़िया पोस्ट दी गई थी। ठीक है, और मीर जाफर को शासक बना दिया गया था, जैसे कि इन्हें पहले इन्होंने करार हुआ था इसके पीछे, इसको मरवाने के पीछे सिराजुद्दौला के। बंगाल में इसी संधि के तहत द्वैत शासन स्थापित हुआ था। किसके तहत, 1765 के तहत, क्योंकि यहाँ पर टैक्स वसूल रहे थे ये अंग्रेज सब, लेकिन शासन ये चला रहे थे, कौन, मुगल बादशाह। सैलरी ये दे रहे थे, टैक्स ये मतलब व्यापार ये कर रहे थे, सेना इन्हीं की थी अंग्रेजों की, और ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से व्यापार कर रहे थे। देखो किस तरह से इन लोग खोखला करना शुरू किए। और 1759 में जैसे बताया कि बेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया इन्होंने। उसके बाद 1760 में वांडीवास का युद्ध जीता, फ्रेंच हारे। उसके बाद इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए कोई बड़ी शक्ति ही नहीं बची और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक शक्ति बनकर उभरी। तो आज हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जितने भी यूरोपीय कंपनी थी, किस तरह से भारत में आए और किस तरह से यहाँ के राजनीतिक और आर्थिक रूप से इसमें इन भारत का पूरा दोहन किया। ठीक है, और यहाँ पर अपनी व्यापारिक
व्यापार कंपनी के उद्देश्य आने के बावजूद भी यहाँ पर एक शासक बन के बैठ गए, क्योंकि हम लोगों के राजाओं की वहाँ की लापरवाही की वजह से, और उनकी दूरदर्शिता इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और बीपीएससी का एग्ज़ाम जल्दी ही होने होगा। ठीक है, तो इस वजह से आप अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू करिएगा, कभी भी हो सकता है एग्ज़ाम। ठीक, ओके, धन्यवाद।